हर रोज तुम और मैं प्लास्टिक यूज करते हैं। बट क्या हम जानते हैं प्लास्टिक के रूल्स क्या कहते हैं? प्लास्टिक का लोड कम करने के लिए इंडिया लाया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। अभी तक हमने जाना ईपीआर एज ए फिलोसॉफी एंड पॉलिसी क्या होता है, इंडिया में किस किस तरह की ईपीआर है, और आज के वीडियो में हम डीप डाइव करने वाले हैं प्लास्टिक ईपीआर, या और स्पेसिफिक बोलूँ तो ईपीआर ऑन प्लास्टिक पैकेजिंग एज डिफाइंड अंडर शेड्यूल 2 of Plastic Waste Management Rules 2016 and amendments thereof. So, welcome back. I am Sanil Gupta and you have tuned in to Climate TV, जहाँ हम कॉम्प्लेक्स कंप्लाइंस टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल भाषा में आप तक पहुँचाते हैं। आज हम जानने वाले हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का बेसिक स्ट्रक्चर, इसका शेड्यूल 2 क्या है, वो क्या कहता है, मल्टीपल प्लास्टिक कैटेगरीज क्या हैं, और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स या ईपीआर के अंदर ऑब्लिगेटेड एंटिटीज कौन कौन है। पीडब्ल्यूएमआर सबसे पहले नोटिफाई हुआ था ईयर 2016 में, जिसके अंदर बहुत ही बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की गई थी मल्टीपल स्टेक होल्डर्स पर। इसका गोल बहुत ही सिंपल था, प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करना राइट फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन टू द एंड ऑफ इट्स लाइफ। फिर टाइम के साथ आए अमेंडमेंट्स इन द ईयर 2018, 2021, 22, 23, 24 और 25 तक भी आए हैं, और हर अमेंडमेंट के अंदर सर्कुलर इकोनॉमी, रिसाइक्लेबिलिटी, साथ में ही प्रोडक्ट इनोवेशन को बहुत बढ़ावा दिया है, एंकरेज किया है। इसी के साथ प्लास्टिक वेस्ट की अकाउंटिंग को बहुत टाइट, क्लोजली मॉनिटर और ट्रैक करने के प्रोविजंस दिए हैं। ईयर 2022 में इस पूरी प्रोसेस को डिजिटलाइज और सेंट्रलाइज किया गया थ्रू सेंट्रलाइज्ड पोर्टल फॉर ईपीआर ऑन प्लास्टिक पैकेजिंग। कंप्लीट ईपीआर जो है वो डिफाइन हुआ है पीडब्ल्यूएमआर के शेड्यूल 2 में, जिसकी हेडिंग कहती है ईपीआर ऑन प्लास्टिक पैकेजिंग एंड कमोडिटीज मेड ऑफ कंपोस्टेबल एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। इस हेडिंग से ही क्लियर हो जाता है कि ईपीआर पॉलिसी इज नॉट ऑन ऑल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बट ओनली ऑन द प्लास्टिक पैकेजिंग एंड एनी प्रोडक्ट मेड आउट ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक और कंपोस्टेबल प्लास्टिक। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ईपीआर की एप्लीकेबिलिटी पैकेजिंग पर है। इस चीज़ की गाइडेंस हमें डेफिनेशंस में मिल जाती है। पैकेजिंग क्या है, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक पैकेजिंग क्या है। इसके बाद आता है कंप्लीट ईपीआर मैकेनिज्म, जो कि उसके बाद शुरू होता है। इसके अंदर सेंट्रलाइज्ड ईपीआर पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना, सभी कंप्लाइंसेस मेंटेन करना, टारगेट फुलफिल करना और एनुअल रिटर्न फाइल करने का प्रावधान है। साथ ही नॉन कंप्लाइंस पर क्या एक्शंस हो सकते हैं, उसके लिए भी इसमें बताया है कि इन्वायरमेंटल कंपनसेशन एज पर द गाइडलाइन रहेगा, जो कि एक पर्टिकुलर डिफरेंट डॉक्यूमेंट में आपको मिल सकता है। हेंस पूरा ही डॉक्यूमेंटेशन सेंट्रलाइज्ड और डिजिटलाइज्ड है। प्लास्टिक डिफरेंट टाइप्स का होता है और साथ ही में उनकी जो रिसाइकलिंग या एंड ऑफ लाइफ की प्रोसेसेस होती हैं वो भी डिफरेंट होती है। इसी के मद्देनज़र गवर्नमेंट हैज़ कैटेगराइज्ड प्लास्टिक इनटू 5 कैटेगरीज। कैटेगरी 1 रिजिड प्लास्टिक, एनी प्लास्टिक पैकेजिंग which is rigid in physical form would be considered in this. Practically, if you look at it, it mostly covers only the containers, because the sub-classification on the portal as containers less than 1 liter, from 1 liter to 5 liter and more than 5 liter. तो इससे बहुत क्लियर हो जाता है कि यहाँ कंटेनर्स की बात हुई है, बट आफ्टर सीकिंग क्लैरिफिकेशन हमें ये भी पता चला है दैट एनी रिजिड पैकेजिंग इफ दे आर लिड्स, ट्रेज, जार्स, उसके अंदर कुछ पैक हो रहा है, देन इट इज अ रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग। इसके बाद अगला जो कैटेगरी है दैट इज कैटेगरी 2 ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग, आर दोज पैकेजिंग्स जो सिंगल या मल्टीपल लेयर में सिर्फ प्लास्टिक की होती है, उसमें और कुछ भी एडेड नहीं होता है, सिर्फ वही फ्लेक्सिबल पैकेजिंग होती है। लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो मल्टी लेयर ऑफ प्लास्टिक है वो मल्टी लेयर पैकेजिंग में जाएगा, बट नहीं, वो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग है, दैट इज कैटेगरी 2 फ्लेक्सिबल पैकेजिंग। बात करते हैं हम कैटेगरी 3 की, जो कि मल्टी लेयर पैकेजिंग है। मल्टी लेयर पैकेजिंग मतलब ऐसी कोई भी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग जिसमें एटलीस्ट 1 लेयर ऑफ प्लास्टिक हो एंड एटलीस्ट 1 लेयर ऑफ नॉन प्लास्टिक, जैसे पेपर, एल्यूमिनियम, अदर मेटल्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं टेट्रा पैक, फार्मास्यूटिकल ब्लिस्टर्स जिसके अंदर एल्यूमिनियम फॉइल होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर एक बहुत छोटा सा चेंज हुआ था। डेफिनेशन में पहले मल्टी लेयर पैकेजिंग के अंदर मेटलाइज्ड लेयर को भी काउंट किया जा रहा था, हालांकि एक अमेंडमेंट के थ्रू वो वर्ड मेटलाइज्ड को हटा दिया गया है। हेंस
क्योंकि चिप्स और कुरकुरे के पैकेट है, नाउ दे फॉल इनटू कैटेगरी 2 पैकेजिंग एज दे हैव अ मेटलाइज्ड लेयर, नॉट अ लेयर ऑफ मेटल फॉइल। इसके आगे हम बढ़ते हैं कैटेगरी 4, जो कि है कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स की। कैटेगरी 4 इज नॉट ओनली फॉर पैकेजिंग बट ऑल्सो फॉर कमोडिटीज मेड ऑफ कंपोस्टेबल प्लास्टिक। ये वो प्लास्टिक है जो कि कंपोस्टेबल है, इंडस्ट्रियल कंपोस्टिंग की जाती है। ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड होना चाहिए। सर्टिफिकेशन के लिए PWMR के अंडर आपको कंपोस्टेबल ई सर्टिफिकेशन पोर्टल से ई सर्टिफिकेशन लेना होता है, और जो ई सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं सिर्फ वही कंपोस्टेबल कहलाते हैं। इट डज नॉट ओनली कवर्स पैकेजिंग बट ऑल्सो कमोडिटीज विच इंक्लूड्स स्पून्स, ट्रेज, कप्स, फॉक्स, स्पून्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। इसके बाद आता है बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग और कमोडिटीज मेड ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। ये वो है जो अलग अलग नेचुरल इन्वायरमेंट कंडीशंस में डिग्रेड हो जाते हैं बाय देमसेल्फ, इधर थ्रू एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेसेस। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को डिग्रेड होने के लिए कोई भी इंडस्ट्रियल या फिर कंट्रोल इन्वायरमेंट नहीं लगता है, हेंस ये ऑटोमेटिकली ही डिग्रेड हो जाती हैं आफ्टर सम टाइम। दिस टाइम रेंजेस फ्रॉम 90 डेज टू 120 डेज। तो कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 इन दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों के रजिस्ट्रेशन CPCB के साथ होते हैं। टेस्ट रिपोर्ट्स के बेसिस पर आपको सर्टिफिकेट मिलता है। एक बात आपको जो ध्यान रखनी है कि आप आपके प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन सही करें, रिपोर्टिंग इनकी सही करें, और जो भी डेटा है वो मिस रिपोर्ट ना करें। आपकी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो अलग अलग कैटेगरी के लिए डिफर करती हैं, साथ में ही डिफरेंस आपको इनकी EPR फुलफिलमेंट कॉस्टिंग में भी पड़ता है। तो ये इंश्योर करें कि आप जो भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं दे आर अकॉर्डिंग टू रूल्स, दे आर राइट। क्वांटम दैट यू आर डिस्क्लोजिंग इज आल्सो करेक्ट एंड एक्यूरेट। ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू आर पुटिंग ऑन द EPR पोर्टल आर सब्जेक्ट टू ऑडिट्स। इन केस any difference found, there are provisions for the levying of EC, environmental compensation. Let's move on to the categorization of the obligated entities. Initially, जब schedule to introduce हुआ PWMR में, वहाँ पर 2 categories होती थी, TBOs and PWPs. Simply explain करो, TBOs वो लोग हैं who are responsible for littering the environment with the plastic waste. PWPs या कहें प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स, ये वो एंटिटीज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती है इस वेस्ट को कलेक्ट, मैनेज, रिसाइकल या एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट में यूज़ करने के लिए। पीबो को अगर हम और सब कैटेगराइज करें तो इनमें आते हैं प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स। विद टाइम सभी डेफिनेशंस इवॉल्व हुई हैं। करंटली प्रोड्यूसर्स इंक्लूड एनी इंडिविजुअल और कंपनी हु आर प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक पैकेजिंग और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स सच एज प्रीफॉर्म्स, पिन्स एक्सेट्रा, or they are engaged in a third party arrangement with a brand owner for the purpose of making product and packing them, or a third party arrangement for packaging of the products. Importers की definition भी evolve हुई है। Importers are those who are importing any product or plastic packaging for commercial purpose. Then comes the brand owners. Brand owners are those who are selling any product under a registered trademark or a brand name in the market. Then with time amendments came और इनके अंदर नई कैटेगरीज और नई ऑब्लिगेटेड एंटिटीज इंक्लूड हुई। इनके लिए एक नया मॉड्यूल सिंप मॉड्यूल लाया गया है। सिंप मॉड्यूल के अंदर माइक्रो एंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरर ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेलर ऑफ रॉ मटेरियल विल हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड। इसी अमेंडमेंट के अंदर स्मॉल और माइक्रो प्रोड्यूसर्स को EPR ऑब्लिगेशन पे एग्जम्प्ट किया गया है। बट रिमेंबर, इन प्रोड्यूसर्स को यूज़ ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक से एग्जम्प्ट नहीं किया है, हेंस उनके ऊपर अभी भी EPR ऑब्लिगेशन है एक टाइप। जो दूसरी काइंड ऑफ ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ हैं वो हैं PWPs यानी कि प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स। इसके अंदर रिसाइकलर्स या फिर वो लोग जो कि प्लास्टिक वेस्ट को किसी और एंड ऑफ लाइफ प्रोसेस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, को प्रोसेसिंग इन सीमेंट एंड स्टील प्लांट्स, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स और वेस्ट टू ऑयल प्लांट्स। इन सभी प्लांट्स में प्लास्टिक को प्रोसेस किया जाता है जिससे कुछ और चीज़ बनाई जाती है। बट इन रिसाइकलिंग प्लास्टिक को प्रोसेस करके वापस से प्लास्टिक बनाया जाता है जो कि रीयूज किया जा सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी रजिस्ट्रेशन। सभी ऑब्लिगेटेड एंटिटीज को सेंट्रलाइज्ड EPR पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है, जिसके लिए जनरल KYC डॉक्यूमेंट सच एज कंपनी पैन, सिन, उद्यम, IEC सर्टिफिकेट, ये सारी इंफॉर्मेशन लगती है। साथ ही में एक ऑथराइज पर्सन की KYC, इसके अंदर उनका पैन नंबर लगता है। ये ना भूलें कि इसमें GST रजिस्ट्रेशन भी रिक्वायर्ड है। अगर आप एक प्रोड्यूसर यूनिट है या फिर एक ब्रांड ओनर यूनिट है तो आपकी और आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इन सच केस कंसेंट टू ऑपरेट एंड एस्टेब्लिश ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट
आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड ऑन दी पोर्टल। इसके अलावा हमें कैटेगरी वाइज डिटेल्स पोर्टल पर चढ़ानी होती है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर की विद रिस्पेक्ट टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ प्लास्टिक, रॉ मटेरियल और पैकेजिंग एंड द कंजम्पशन और सेल ऑफ द प्लास्टिक पैकेजिंग। सभी ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ के अपने सेपरेट टारगेट्स हैं जो कि बेस्ड होते हैं उनके प्लास्टिक कंजम्पशन फॉर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। पोर्टल 2022 में स्टार्ट हुआ था, फिर चेंज हुआ 2023 में, फिर देयर वर चेंजेस इन 24 एंड रिसेंट चेंजेस वर मेड ऑन पोर्टल इन जनवरी 2020। सानिध, एक बात बताओ, कोई कैटेगरी 4 या कैटेगरी 5 प्लास्टिक को कैसे डिफर करे? सर देखिए, पहले ये समझना जरूरी है कैटेगरी 4 और 5 होता है। तो अगर अपन पीडब्ल्यूएम देखते हैं तो कैटेगरी 4 इज कंपोस्टेबल पैकेजिंग, अच्छा, ठीक है, या फिर एनी प्रोडक्ट मेड ऑफ कंपोस्टेबल प्लास्टिक। दूसरा है कैटेगरी 5 जो कि है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक या फिर कमोडिटी मेड ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। अच्छा, अभी जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक होता है ये एक सर्टिफाइड प्लास्टिक ही इंडिया में कंपोस्टेबल माना जाता है। इसके लिए आपको सीपीसीबी का एक सेपरेट पोर्टल है सर्टिफिकेशन का, वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आपका जो भी सैंपल होता है कैटेगरी 4 प्लास्टिक का वो सीपेट में जाके कंपोस्टेबल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट चेक होता है। अच्छा, पास होता है तो ही आपको ये सर्टिफिकेशन मिलता है। उसी के बाद एक आदमी इस प्रोडक्ट को बनाने या बेचने के लिए लाइसेंस, तो ये लाइसेंस होना जरूरी है पहली चीज। दूसरी, अगर आप एक नॉर्मल आदमी तो आप कैसे पता करेंगे कि ये कंपोस्टेबल है नॉन कंपोस्टेबल? कंपोस्टेबल प्लास्टिक के नियम कहता है कि कंपोस्टेबल प्लास्टिक के ऊपर लेबलिंग होना। क्या लिखा होगा उस पे लिखा होगा आई एम नॉट अ प्लास्टिक, अच्छा, आई एम कंपोस्टेबल प्लास्टिक, ओके, कंपोस्टेड अंडर फला फला कंडीशंस, उसके अंदर कंडीशंस लिखी होगी, एंड कंफर्मिटी अगेंस्ट आईएस जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो लिखा होगा। अच्छा, तो अगर आपको ये लेबलिंग मिलती है जिसके साथ एक क्यूआर कोड भी लगा होगा, आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, किस कंपनी ने वो बनाया है और वो क्या सीरियल नंबर है। हर बैग का अपना एक यूनिक कोड होना जरूरी है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपने जो भी बैग यूज करा है वो कंपोस्टेबल है या नहीं। अच्छा, वही हम अगर बायोडिग्रेडेबल की बात करते हैं तो अगेन बायोडिग्रेडेबल का अपना एक इंडियन स्टैंडर्ड है, कौन से प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल सर्टिफाइड किया जाए। ओके, कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल में छोटा सा अंतर बस ये है कि कंपोस्टेबल को इंडस्ट्रियल कंपोस्टिंग यानी कि एक एनवायरनमेंट चाहिए जो कि ह्यूमन मेड होता है, ठीक है, और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक नेचुरल एनवायरनमेंट में अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरह के प्लास्टिक बायोडिग्रेड होते हैं। तो जब ये सर्टिफाई होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं कि ये बैग जो है ये 60 दिन के अंदर पानी के अंदर गल जाएगा, अच्छा, या फिर ये बैग 90 दिन के अंदर सॉइल के अंदर डिग्रेड हो जाएगा। तो जो भी इसका प्रोड्यूसर है उसको ये चीज उस पर लिखनी है कि कितने टाइम में और किस एनवायरनमेंट में बायोडिग्रेड हो जाए खुद से। तो ये दोनों में अंतर है बहुत सारा। ठीक ठीक। एक बात बताओ सानिध, कोई कंपनी है और वो अपने प्रोडक्ट को किसी और के ट्रेडमार्क के साथ सेल करती है, तो उसमें क्या मैकेनिज्म है? आपका मतलब ये है कि कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, हाँ, पर वो अपने ट्रेडमार्क के अंदर नहीं किसी और के ट्रेडमार्क के अंदर सेल कर रही है, शायद ट्रेडमार्क लाइसेंस है। हाँ, है? और आपका सवाल क्या है इसमें? तो वो ईपीआर या इस पूरे मैकेनिज्म को कैसे एड्रेस करें? तो सर देखिए इसमें कैसा है, अगर हम रूल्स में डेफिनेशन में देखें तो ब्रांड ओनर की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन उन्होंने बोली है कि जो कोई इंडिविजुअल या कंपनी किसी भी प्रोडक्ट किसी भी ट्रेडमार्क के अंडर सेल करता है वो एक ब्रांड ओनर। अच्छा, खुद का ट्रेडमार्क होना जरूरी नहीं है। अगर आप किसी और के ट्रेडमार्क में के अंदर भी कोई प्रोडक्ट बना के सेल कर रहे हैं तो भी जो मार्केट में उतार रहा है वो ब्रांड ओनर है। ठीक है, तो इस तरह की कंपनी जो आपने बताया उनको ईपीआर रजिस्ट्रेशन लेना है और वो ब्रांड ओनर रजिस्ट्रेशन लेंगे। ब्रांड ओनर के अंदर पर एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि स्मॉल और माइक्रो कंपनीज को एग्जाम। अच्छा, तो एमएसएमई में माइक्रो स्मॉल का प्रोडक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से इस पॉलिसी से। बट अगर कोई भी है ना तो वो फिर मीडियम में आएगा। जैसे एक बहुत बड़ी बेवरेज कंपनी इंडिया में वो एक यूएस ब्रांड के अंडर प्रोडक्ट बनाती है और सेल करती है इंडिया में। पूरे इंडिया की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटरशिप उनके पास है। हाँ। तो ईपीआर में वो जो यूएस वाली कंपनी है वो अपने दूसरे प्रोडक्ट्स और लिमिटेड
डिस्ट्रीब्यूशन शेयर के लिए रजिस्ट्रेशन लिया, हालांकि जो इंडियन कंपनी है उसने भी रजिस्ट्रेशन लिया, वो ब्रांड यूएस वाला यूज कर रहे हैं और इनने भी रजिस्ट्रेशन लिया बिकॉज दे आर सेलिंग इट अंडर दैट पर्टिकुलर। अच्छा, खुद का ट्रेडमार्क होना जरूरी नहीं है, पर अगर आप किसी भी ट्रेडमार्क के अंदर कुछ सेल कर रहे हैं तो आप एक ब्रांड। ओके। अच्छा, फिर इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि अगर वही कंपनी खुद उस प्रोडक्ट को मार्केट में ना बेचे बट उस ट्रेडमार्क होल्डर कंपनी को ही पूरा प्रोडक्ट बेच दे, तो उस केस में क्या रूल्स रेगुलेशंस है फिर? तो सर ये वाली जो अरेंजमेंट आपने बताया इसको जनरली जॉब वर्क या कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट पे प्रोडक्शन करने का हमने काम दिया। अच्छा, मतलब एक जो कंपनी है उसने आपके पास आया, बोला कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी रेसिपी है, आप इसको बनाइए, पैक करिए, हाँ, वापिस मेरे को दीजिए, मैं बाजार में उतार दूंगा। हाँ, तो ये जॉब वर्क करा दिया मैंने आपसे। हाँ, ठीक है, तो इस केस में ना जो जॉब वर्क वाली कंपनी है, इस कंपनी को एज अ प्रोड्यूसर रजिस्टर करना है। ओके। एज अ प्रोड्यूसर रजिस्टर इसलिए करना है कि अगर आप अभी तक किसी भी डेफिनेशन में नहीं आ रहे, अगर आप सप्लाई चेन में नहीं होंगे तो ब्रांड को प्लास्टिक कहाँ से आया ये समझ पाना गवर्नमेंट को ट्रेस करने में डिफिकल्टी थी। तो उन्होंने जॉब वर्क वालों को भी प्रोड्यूसर में ले आया। अच्छा, अब इससे क्या होगा, आपके ऊपर वैसे लाइबिलिटी कुछ नहीं आएगी। आप क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक ले रहे हैं बाजार से, तो जो प्रोड्यूसर है जिसने आपको दिया है, जो प्लास्टिक पैकेजिंग बनाने वाला बंदा है, उसने आपको जो भी मटेरियल दिया उस पे से लाइबिलिटी हट गई, आपके ऊपर आ गई। और आप तो सिर्फ एक ब्रांड के लिए जॉब वर्क कर रहे हैं, तो आपने जब जैसे ही जॉब वर्क करा तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस ब्रांड की आई, तो ट्रेसेबिलिटी भी बन गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से ब्रांड ओनर के पास भी हो गई और इकोनॉमी में इसकी डबल काउंटिंग भी नहीं हुई। अच्छा, तो इसलिए हर जॉब वर्क जो कंपनी कर रही है, अगर वो एक्सक्लूसिव किसी के साथ कर रही है तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करा ले, और जो मल्टीपल कंपनीज के लिए भी कर रहे हैं वो इंश्योर कर लें कि इनके जो भी बायर्स हैं जिनके लिए काम कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड ब्रांड ओनर हो, ताकि कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे प्रोड्यूसर्स के ऊपर आए। ओके, ठीक। हाँ, जो इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ब्रांड ओनर में माइक्रो स्मॉल को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। हाँ, तो प्रोड्यूसर के अंदर रजिस्ट्रेशन तो सबको करना है। अच्छा, पर जो ईपीआर ऑब्लिगेशन है वो माइक्रो स्मॉल कंपनीज को नहीं है। ओके। तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत मायने रखता है फाइनेंशियली किसी भी। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और सानिध, कोई इंपोर्टर अगर अपने कैप्टिव यूज के लिए कुछ इंपोर्ट करता है तो क्या उसको ईपीआर में एज ए इंपोर्टर रजिस्टर करना चाहिए? सर देखिए, इसमें बहुत क्लियर पहले क्लियरिटी नहीं थी। पहले जो भी अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो उसके साथ प्लास्टिक पैकेजिंग आ रही है तो आपने इंपोर्टर का रजिस्ट्रेशन लेना है जी। बट अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट आया जिसके अंदर एक टर्म उन्होंने ऐड किया है, कमर्शियल यूज। कोई भी इंपोर्टर कुछ भी कमर्शियल यूज के लिए इंपोर्ट कर रहा है तो ही वो इंपोर्टर की डेफिनेशन में आता है। ओके। अब कमर्शियल यूज क्या होता है ये कहीं भी क्लियरली डिफाइंड नहीं है, बट जनरली अगर हम उसको बताएं तो इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। कमर्शियल यूज का मतलब है कि आप कुछ भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो आगे उसको उसके सेम फॉर्म में या फिर फॉर्म को कन्वर्ट करके सेल करेंगे। तो जहां तक बात है कैप्टिव यूसेज की, तो कैप्टिव यूसेज में क्या होता है कि वी आर द कंज्यूमर, आप ही उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर आप कैप्टिव यूसेज के लिए कुछ भी मंगा रहे हैं दैट इज अ नॉन कमर्शियल यूज। तो ऐसे केस में आप इंपोर्टर रजिस्ट्रेशन ना लें। अच्छा, मतलब आप अगर किसी ऐसे ट्रेड में है जिसमें आप कोई और रॉ मटेरियल या फिनिश गुड इंपोर्ट कराते ही नहीं है, सिर्फ साल 5 साल में एक बार 2 बार कोई मशीनरी आप नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो आ रहा है, तो इस केस में आपको इंपोर्टर रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है एग्जाम। अच्छा, तो इसमें कस्टम से रिलेटेड कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं रहेंगे? सर देखिए, कस्टम्स को डायरेक्शन ये है कि कोई भी अगर आप चीज इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में उसके ऊपर प्लास्टिक पैकेजिंग है तो कस्टम विल आस्क फॉर ईपीआर रजिस्ट्रेशन, बट इट इज ऑन द ओनर्स हैज बीन सेट ऑन द इंपोर्टर दैट ही हैज टू प्रूव कि जो भी प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज फॉर कैप्टिव यूसेज एंड दे डू नॉट फॉल अंडर द इंपोर्टर डेफिनेशन। अच्छा, भाई जहाँ पर सिंक मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया, फिलहाल सिंक मॉड्यूल भी अंडर डेवलप्ड है और वो और ज़्यादा डेवलप होगा और पोर्टल पर नए चेंजेस आएंगे। वंस यू आर रजिस्टर्ड, आपको आपके कंप्लाइंसेस टाइमली फॉर द रनिंग फाइनेंशियल ईयर करने होते हैं और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको एनुअल रिटर्न फाइलिंग करनी होती है। ये प्रोसेस बहुत लंबा
एनुअल और साइकिल प्रोसेस है। बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। PWMR सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन डिक्लेयर करें, टाइमली एनुअल रिटर्न्स फाइल करें, अपने EPR टारगेट्स को अचीव करें, तभी आप 100% कंप्लाइंट रहेंगे। इसी के साथ PWMR के डिफरेंट रूल्स सच एज लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स या फिर सर्टिफिकेशंस एंड टेस्ट रिपोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पूरी प्रोसेस बहुत लंबी होती है और इसके लिए एक अच्छा कंसल्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। In the next episode, we'll be discussing PWMR more, where we'll be discussing how credit obligations work, how EPR obligations are calculated, how EPR credits are generated, how they are traded over the portal. So that was me, Sanit Gupta, signing out from Climato TV. ऐसी ही और EPR से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Instagram पेज लिंक